आज फिर सुबह से ही दादी पोते ने मुझे परेशान करना शुरू कर दिया। रूपा जी ने डाइनिंग टेबल पर नाश्ता लगाते हुए कहा, रूपा तू भी ना बिना मतलब के ही परेशान होती रहती है। मैं और मेरा पोता तो बस बाहर पौधों को पानी दे रहे थे। शांति जी ने खाने के लिए कुर्सी पर बैठते हुए कहा, अच्छा बिना पानी के? मुझे नहीं पता है क्या कि आप लोग फिर से पार्क चले गए थे मिठाई खाने? मैंने कितनी बार कहा है कि आपको मीठा एकदम मना है, लेकिन आप सुनती ही नहीं हैं और रमन भाई दे भी देते हैं। सुबह के 9 बज रहे हैं और आप लोग खा पी कर भी आ गए। रूपा जी ने कहा, देख रूपा, मैं अब 60 साल की बूढ़ी हो चुकी हूँ। पता नहीं कब मुझे ऊपर वाले का बुलावा आ जाए, तो मैं उसके पहले अच्छे से अपनी बची कुची ज़िंदगी गुजारना चाहती हूँ बस। और दूसरी बात तो ये है कि रमन भाई मुझे मिठाई देते नहीं हैं, मैं खरीदती हूँ। मेरा राजकुमार पोता अपनी कमाई से मुझे मिठाई खिलाता है, शांति जी ने कहा। और आपका राजकुमार पोता है कहाँ? रूपा जी ने पूछा। मैं यहाँ हूँ माँ, वीर ने मुस्कुरा कर कहा और आकर कुर्सी पर बैठ गया। वीर देख, आज मैंने तेरे पसंद के आलू के पराठे बनाए हैं, रूपा जी ने मुस्कुरा कर कहा और फिर वीर को खाना परोसा। अभी तो तू इससे बहुत गुस्सा थी, अब अचानक तेरे सुर कैसे बदल गए? शांति जी ने पूछा। मम्मी जी, गुस्सा इससे आपकी बहू थी, इसकी माँ नहीं। पर आपकी बहू तो अभी भी वैसी ही गुस्सा है। तुझे पता है ना, दादी को मधुमेह है, फिर भी तू इन्हें मिठाई खिलाता है। रूपा जी ने वीर को डांट लगाकर कहा, अरे रूपा, इसने मुझे कुछ नहीं खिलाया है, ये तो मुझे मना करता है। वो तो मैंने इसे कसम देकर ये सब काम करवाती हूँ, शांति जी ने कहा। कुछ देर बाद का खाना हो गया और वीर उठकर अपने कमरे में गया और ऑफिस के लिए तैयार होकर नीचे आ गया। माँ, मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ, शाम को जल्दी आ जाऊँगा, वीर ने मुस्कुरा कर कहा। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना, रूपा जी ने कहा और फिर वीर मुस्कुरा कर घर से बाहर चला गया और गाड़ी निकालकर ऑफिस के लिए निकल गया। वीर आगरा के एक बहुत बड़े कंपनी में काम करता था। उसे महीने के 1 लाख रुपए मिलते थे, जिससे वो अपनी फैमिली चलाता था। वीर बहुत ही खुश मिजाज और बेहद हैंडसम लड़का था। 6 फुट की हाइट, गोरा शरीर और चेहरा, भूरी और गहरी आंखें, गुलाबी होठ और एकदम क्लीन सेफ चेहरा और पर्सनालिटी भी किसी एक्टर जैसी। जिम जाकर उसने भी 6 पैक एब्स बना रखे थे और उसकी उम्र 27 साल थी। ऑफिस की ही बहुत लड़कियां वीर पर मरती थी, लेकिन वीर किसी को भाव नहीं देता था। वीर की फैमिली में बस उसकी दादी और माँ ही थी। बचपन में ही किसी वजह से उसके पापा का देहांत हो गया था और उसके बाद घर की पूरी जिम्मेदारी वीर के कंधे पर ही आ गई थी। लेकिन वीर सीरियस नहीं रहता था। वो और उसका परिवार तो दिन रात हंसते खेलते खुशी से रहते थे। वीर की ज़िंदगी में कमी थी तो बस किसी ऐसे की जो ज़िंदगी भर के लिए सिर्फ उसकी हो। वीर ऑफिस पहुंचता है और हमेशा की तरह अपने काम में व्यस्त हो जाता है। तभी उसका दोस्त शिवम वहाँ आया। वीर, आज सैटरडे है यार, चल ना ऑफिस के बाद किसी रेस्टोरेंट चलते हैं, शिवम ने कहा। ठीक है, वैसे भी तुझे तो बस खाने का बहाना चाहिए, वीर ने मुस्कुरा कर कहा। वो तो है, लेकिन तू अब मुंह मत मोड़ना, शिवम ने कहा। ठीक है भाई, चलेंगे रेस्टोरेंट, वीर ने हंसकर कहा। शाम के 5 बज रहे थे जब वीर अपने दोस्त शिवम के साथ एक बहुत ही फेमस रेस्टोरेंट में गए और फिर उन लोगों ने खाना ऑर्डर किया। शिवम, मैं वॉशरूम से आता हूँ, वीर ने कहा और फिर वॉशरूम में चला गया। कुछ देर बाद जब वीर वॉशरूम से बाहर निकला तो उसने देखा कि रेस्टोरेंट में भगदड़ मची हुई है। वो भागकर उस एरिया में गया जहाँ भगदड़ मची थी तो शिवम वहीं खड़ा था। फिर उसने शिवम से पूछा, क्या हुआ भाई, अचानक से इतने लोग क्यों जमा हैं यहाँ पर? वीर ने पूछा। भाई, ये किचन का एरिया है जहाँ आग लग गई है। अंदर एक बच्ची फंसी हुई थी, उसे बचाने के लिए एक लड़की अंदर गई। वो बच्ची तो बाहर आ गई लेकिन वो लड़की नहीं आई है, शिवम ने कहा। हे भगवान, तो तुम लोग सब यहाँ क्यों खड़े हो? किसी ने अभी तक कुछ किया क्यों नहीं? वीर ने चिल्लाकर कहा। यार, करना तो सब चाहते हैं लेकिन सब आग से डर रहे हैं, शिवम ने कहा। छोड़ो, मैं ही अंदर जाकर देखता हूँ, वीर ने कहा और अपना कोट खोलकर अंदर गया। शिवम ने उसे रोकने के लिए आवाज़ दी लेकिन वो रुका नहीं और अंदर की तरफ चला गया। वीर अंदर गया तो देखा कि पूरे किचन में आग लगी हुई थी। कहीं पर भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था सिवाय धुआं और आग के। थोड़ा इधर उधर गौर से नज़रें दौड़ाने के बाद उसे एक लड़की दिखी जो उसकी तरफ पीठ करके खड़ी थी और इधर उधर बचने के लिए नज़रें दौड़ा रही थी। सुनिए, वीर चिल्लाया। लड़की पीछे मुड़ी और उसे देखकर वीर के तो होश ही उड़ गए थे। इतना खूबसूरत चेहरा वीर ने शायद अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा था।
5.5 फुट लंबी, पतली, बेहद गोरी लड़की, बड़ी बड़ी कत्थई आंखें, घुटने तक लंबे और सुनहरे बाल, जिसमें उसने बस एक छोटी सी क्लचर लगाया था। गुलाब की पंखुड़ी जैसे होंठ, ब्लैक जीन्स और रेड टॉप में उसके सामने खड़ी थी। उस लड़की की खूबसूरती तो लफ्ज़ों में बयां ही नहीं किया जा सकता है। वीर तो उसकी सुंदरता में ही खो गया था। उसे समझ ही नहीं आया कि उसके चारों तरफ आग है। वो बस उस लड़की को देखे जा रहा था। वो लड़की बार बार वीर को इशारे से कुछ कह रही थी, लेकिन वीर को तो उसकी सुंदरता के आगे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। कुछ देर के बाद फायर इंजन वाले आए और उन्होंने वीर और उस लड़की को बचाया और बाहर लेकर आए। बाहर आते ही उस लड़की की कुछ सहेलियां जल्दी से उसे पानी पिलाया और फिर अपने साथ लेकर चली गई। वीर तो उसे देखता ही रह गया और उसे पता ही नहीं चला कि कब वो लड़की उसकी आंखों से ओझल हो गई। वीर, तू कहाँ देख रहा है? तू उसे बचाने गया था या खुद को आग में धकेलने गया था? देख, तेरा शर्ट पीछे से जल गया है। तू चल यहाँ से, शिवम ने कहा तो वीर को अपने साथ ज़बरदस्ती लेकर गया। वीर घर आया और चुपके से अंदर आने की कोशिश किया, लेकिन बीच में ही रूपा जी ने उसे पकड़ लिया। वीर, ये क्या हालत बना रखी है तूने? रूपा जी ने डरते हुए पूछा। शांति जी भी वहाँ आई। माँ, चिंता मत करो, कुछ नहीं हुआ है, बस आग लग गई थी और उसमें एक लड़की को बचाने के चक्कर में। वीर ने कहा, आग? अरे दूसरों से पहले खुद के बारे में सोचना चाहिए वीर, अगर तुझे कुछ हो जाता तो। रूपा जी ने घबरा कर कहा। माँ, लेकिन हुआ तो कुछ नहीं ना, मैं आपके सामने एकदम सही सलामत खड़ा हूँ, आप चिंता मत करो, मैं बस 1 मिनट में चेंज करके आया, वीर ने मुस्कुरा कर कहा और भागकर अपने कमरे में गया। मम्मी जी, देखा आपने वीर की क्या हालत है? हाय रब्बा, उसे कहीं चोट तो नहीं आई है ना? रूपा जी ने डर कर घबराते हुए कहा। रूपा, तू बेकार ही चिंता कर रही है, छोटा सा हादसा था, अब हमारा वीर बिल्कुल ठीक है, तू जा उसके लिए खाने पीने का इंतज़ाम कर, शांति जी ने रूपा जी को समझाते हुए कहा। तो रूपा जी किचन में चली गई। अगले दिन वीर शिवम के साथ मॉल घूमने जाता है। वो इधर उधर कुछ कपड़े देख रहा था और कुछ सामान देख रहा था। तभी उसकी नज़र सामने बुक शॉप पर पड़ी, जिसमें उसे वही लड़की दिखी जिसे उसने कल रेस्टोरेंट में देखा था। उसने ब्लू कलर का जीन्स और वाइट कलर का शर्ट पहना था और खुले बालों में थी और इधर उधर कोई किताब ढूंढ रही थी। शिवम, तू आगे बढ़, मैं बुक शॉप से आ रहा हूँ, वीर ने कहा। ठीक है, लेकिन जल्दी आना, शिवम ने कहा और आगे बढ़ गया। फिर वीर बुक शॉप के अंदर गया और उस लड़की के पास गया। एक्सक्यूज़ मी, वीर ने कहा तो वो लड़की पलटी और एक बार फिर से वीर उसकी सुंदरता में खो गया था। अरे आप, अब तो वही है ना जो कल मुझे बचाने के लिए आए थे? उस लड़की ने मधुर सी आवाज़ में कहा। बचाने आया था, लेकिन मेरा खुद का हाल पूरा हो गया था, वीर ने कहा। देखा था मैंने, कल आपकी शर्ट पर आग लगी हुई थी, मैं आपको इशारे से बार बार बताने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आप तो कुछ देख ही नहीं रहे थे, उस लड़की ने कहा। इसमें मेरी गलती नहीं है, आप इतनी खूबसूरत हैं कि आपको देखकर तो कोई भी मोहित हो जाएगा, किसी को भी और कुछ नहीं दिखाई देगा, वीर ने कहा तो वो लड़की मुस्कुरा दी। आप मेरे साथ फ्लर्ट कर रहे हैं, उस लड़की ने मुस्कुरा कर कहा। अरे नहीं नहीं, मैं वैसा लड़का नहीं हूँ और ना ही मुझे लगता है कि आप ऐसी लड़की हैं, मैं बस आपका नाम जानना चाहता हूँ, वीर ने कहा। मेरा नाम पंक्ति है, पंक्ति शर्मा, मैं एक स्कूल टीचर हूँ। और आप? उस लड़की ने मुस्कुरा कर कहा। मेरा नाम वीर सिंह राठौड़ है और एक कंपनी के मैनेजर की जॉब करता हूँ, वीर मुस्कुरा कर कहा। अच्छा, पंक्ति ने कहा। अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं आपसे दोस्ती कर सकता हूँ, वीर ने पूछा तो उस लड़की ने मुस्कुराकर हाँ में सिर हिला दिया। पंक्ति बहुत ही भली, नेक दिल, हद से ज़्यादा खूबसूरत, जिम्मेदार और प्यारी सी 24 साल की लड़की थी। वो एक स्कूल में साइंस की टीचर थी और अपने पापा संजीव जी और मम्मी रागनी जी के साथ रहती थी। उसकी एक बड़ी बहन भी थी, मेघा, जिसकी शादी हो चुकी थी और वो भी इसी शहर में रहती थी। पंक्ति के पापा एक सरकारी क्लर्क थे और अपनी बेटी से बहुत ही ज़्यादातर प्यार करते थे। उन दोनों का रिश्ता बाप बेटी का कम और दोस्त का ज़्यादा था। रागनी जी भी अपनी बेटी से बहुत प्यार करती थी, लेकिन वो उसकी कुछ शैतानियों पर उसे अच्छे से डांट भी लगाती थी। पंक्ति वीर से मिलकर घर आ जाती है। पंक्ति, ये देखना, मेरे कान के झुमके नहीं मिल रहे हैं, कल सोते वक्त मैंने उतार कर टेबल पर रखा था, लेकिन अभी वहाँ नहीं है, रागनी जी ने कहा। माँ, आप ना हमेशा ऐसा ही करती हैं, सामान रख कर भूल जाती, इसलिए मैंने कल ही आपके झुमके उठाकर संभाल कर रख दिया था। आपको चाहिए होगा तो मुझसे मांग लीजिएगा, वरना मैं अभी दूंगी ना तो आप फिर
कहीं रख कर भूल जाएंगी। पंक्ति ने कहा, भगवान का लाख लाख शुक्र है, मैं तो डर ही गई थी कि पता नहीं कहाँ चली गई। नहीं बेटा, तू अपने पास ही रख, मैं रखूँगी तो फिर खो जाएगा। रागिनी जी ने कहा, अरे क्या बातें हो रही हैं माँ बेटी में, कोई हमें भी तो होता है। संजीव जी ने कहा, कुछ नहीं पापा, बस ऐसे ही। देखिए डिनर का टाइम हो गया है, आप लोग खाने बैठिए, मैं आपकी दवाई लेकर आती हूँ पापा। पंक्ति ने मुस्कुरा कर कहा और कमरे में चली गई। कितने खुश नसीब है ना हम कि हमें पंक्ति जैसी बेटी मिली है। संजीव जी ने मुस्कुरा कर कहा तो रागिनी जी भी मुस्कुरा दी। सुबह के 5 बज रहे थे। जब अलार्म के बजने से पंक्ति की नींद खुली तो वो उठी और आधे घंटे योग करने के बाद उसने नाश्ता और खाना बनाया और फ्रेश हुई और फिरोजी रंग का सूट पहना, बाल को गूंथा और जल्दी से नीचे आई। उस समय 6:30 बज रहे थे। तब रागिनी जी और संजीव जी भी फ्रेश होकर आए। फिर पंक्ति ने उन दोनों को चाय दिया और नाश्ते के लिए बैठने के लिए कहा। 5 मिनट में वो अपनी चाय और नाश्ते के लिए बैठे। पंक्ति ने जल्दी जल्दी नाश्ता किया और अपने स्कूल के लिए निकल गई। 7:30 बजे से स्कूल शुरू था और उनके घर से उसका स्कूल करीब 20 मिनट की दूरी पर था। घर से निकलते हुए उसे 7 तो बज गए थे। जल्दी स्कूल भी पहुंची और फिर अटेंडेंस बनाकर वो अपनी क्लास की ओर निकली। वो कक्षा 11th की क्लास टीचर थी और वहाँ पर बायोलॉजी पढ़ाती थी और महीने के 50,000 तक कमाती थी। इधर वीर भी नाश्ता करके ऑफिस के लिए निकला। आज ऑफिस में बहुत ज़्यादा काम था और साथ ही 2 मीटिंग भी थी जिसमें वीर ही हेड था, तो उसे तो आज जल्दी जाना था, लेकिन फिर भी वो बेचारा आधे घंटे लेट ही ऑफिस पहुंचा। ऑफिस जाकर अपना सारा काम ख़त्म करके फिर वापस आने के लिए निकले। उस समय 3:30 बज रहे थे। गाड़ी ड्राइव कर रहा था और तभी रास्ते में उसे पंक्ति दिखाई दी। शायद किसी ऑटो का इंतज़ार कर रही थी। वीर ने पंक्ति के सामने गाड़ी रोकी और उसके बाद गाड़ी का शीशा खोला और पंक्ति को हाय बोला। पहले तो पंक्ति अचानक से एक गाड़ी में से हाय सुनकर थोड़ा हैरान हो गई, लेकिन फिर जब उसने ढंग से वीर को देखा तो वो मुस्कुराकर हाय बोली। आप इतनी धूप में बीच सड़क पर क्या कर रही हैं? वीर ने मुस्कुराकर कहा। वो मैं ऑटो का इंतज़ार कर रही थी, लेकिन पता नहीं कोई ऑटो मिल ही नहीं रहा है। पिछले 15 या 20 मिनट से मैं यहाँ खड़ी हूँ। पता नहीं आज सारे ऑटो वाले को क्या हो गया है। पंक्ति ने कहा, मैं आपको छोड़ दूँ? वीर ने पूछा। अरे नहीं नहीं, आपको मेरे लिए इतनी तकलीफ उठाने की ज़रूरत नहीं है और कोई ना कोई ऑटो आ ही जाएगा। मैं चली जाऊँगी यहाँ से, मेरा घर बस आधे घंटे की दूरी पर है। पंक्ति ने मुस्कुरा कर कहा, इसमें तकलीफ़ की कोई बात नहीं है। देखिए दोपहर का टाइम है, इस समय ऑटो का मिलना थोड़ा मुश्किल होता है, वो भी इस जगह पर। आप इधर ही काम करती हैं क्या? वीर ने पूछा। हाँ, मैं यहीं पर सेंट पीटर्स हाई स्कूल में पढ़ाती हूँ और हमेशा यहीं से ऑटो लेती हूँ। पंक्ति ने कहा, फिर तो आपको रोज़ यहाँ आना जाना होता होगा और आपको ये भी पता होगा कि दिन के इस टाइम पर यहाँ पर ऑटो मिलना मुश्किल होता है। वीर ने कहा, जी हाँ, वैसे मेरी छुट्टी 2:30 बजे हो जाती है, लेकिन आज मुझे कुछ काम था इसलिए 3 बज गए हैं निकलने में। बाकी दिन तो मुझे ऑटो 5 मिनट में ही मिल जाता था, लेकिन आज पता नहीं। पंक्ति ने कहा, देखिए मुझे कोई तकलीफ़ नहीं होगी आपको छोड़ने में, और वैसे भी आपने तो कहा था ना कि हम दोस्त हैं, बल्कि अगर मैं यहाँ पर आपको छोड़कर चला जाऊँगा तो ज़रूर मुझे तकलीफ़ होगी। प्लीज़ आइए बैठिए, वीर ने मुस्कुराकर कहा। लेकिन पंक्ति ने इतना ही कहा था कि मैंने उसे बीच में रोक दिया। देखिए पंक्ति जी, मुझ पर भरोसा करिए, मैं आपको सही सलामत आपकी मंजिल पर छोड़ दूँगा। वीर ने हंसकर कहा तो पंक्ति भी मुस्कुरा दी और फिर आके गाड़ी में बैठ गई। वैसे वीर, मैं आपसे एक बात कहूँ? पंक्ति ने कहा। हाँ ज़रूर कहिए, वीर ने कहा। आप प्लीज़ मुझे आप मत बोला करिए, हम तो दोस्त हैं ना, तो आप मुझे तुम कहा कीजिए और मेरे नाम के आगे जी भी मत लगाइए, तो मैं ज़्यादा कंफर्टेबल रहूँगी। पंक्ति ने मधुर सी आवाज़ में कहा। ठीक है, लेकिन एक शर्त पर। वीर ने कहा। कैसी शर्त? पंक्ति ने पूछा। शर्त यह है कि तुम भी मुझे आप कहकर नहीं बुलाओगी। वीर ने मुस्कुराकर कहा तो पंक्ति ने हंसकर हाँ में सिर हिला दिया। थोड़ी ही देर में पंक्ति का घर आ गया और वह वीर को भाई बोलकर गाड़ी से उतरी, लेकिन उसने वीर की तरफ पलट कर देखा। वीर, मैं आपसे कुछ मांगूं? पंक्ति ने पूछा तो वीर ने हाँ में सिर हिला दिया। मुझे आपका फ़ोन नंबर चाहिए, पंक्ति ने मुस्कुराकर कहा। फ़ोन नंबर क्यों चाहिए? वीर ने मुस्कुराकर मजाक में पूछा। ताकि जब भी मुझे ऑटो ना मिलेगा तो मैं आपको कॉल करके मुझे घर छोड़ने के लिए बुला लो। पंक्ति ने मुस्कुराकर मजाक में कहा तो वीर भी हंस दिया। उसके बाद वीर ने पंक्ति को अपना नंबर दे दिया और पंक्ति चली गई। अगले दिन वीर और पंक्ति ने साथ कहीं घूमने की प्लानिंग बनाई। उस दिन से पंक्ति के स्कूल में गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो गई थी, क्योंकि 1.5 महीने की थी। वीर और पंक्ति घूमने के लिए सबसे पहले ताजमहल ही जाते हैं।
तुम्हें पता है वीर, मैं पिछले 5 साल से आगरा में रह रही हूँ, लेकिन कभी ताजमहल नहीं आई। पंक्ति ने मुस्कुराकर कहा, मैं एक बार आया हूँ, लेकिन इतना स्पेशल नहीं लगा जितना तुम्हारे साथ आकर लग रहा है। वीर ने कहा तो पंक्ति मुस्कुरा दी। वो दोनों पूरी तरह से अच्छे से यहाँ वहाँ घूम रहे थे। पंक्ति और वीर यहाँ वहाँ देख रहे थे। नज़ारे इतने खूबसूरत थे, मौसम इतना खूबसूरत है जिसका कोई जवाब नहीं था। नज़ारा देखते देखते ही वो दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे थे और हंसी मजाक कर रहे थे। तभी एक आदमी साइड से गुजरा और उसे गलती से पंक्ति को धक्का लगा और वो बैलेंस खाकर गिरने ही वाली थी कि तभी वीर ने उसे बचाया और वह वीर की बाहों में ही गिर गई। वीर और पंक्ति एक दूसरे की आंखों में खोए हुए थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो इस दुनिया में ही नहीं है, किसी और खूबसूरत दुनिया में चले गए हैं, जहाँ शायद मोहब्बत की शुरुआत हो गई है। कुछ पल एक दूसरे की आंखों में खोए रहने के बाद पंक्ति ने खुद को संभाला और फिर अपने पैर पर खड़ी हुई और वीर को देखकर थोड़ा शर्मा कर मुस्कुराई। उसके बाद वो लोग फिर आगे की तरफ चले और फिर से बातों में ही खो गए। पंक्ति, तुम्हारे घर में कौन कौन है? पंक्ति के साथ कॉफ़ी शॉप में बैठे कॉफ़ी की एक सिप लेते हुए वीर ने कहा, मेरी फैमिली में मम्मी है, पापा है, मेरी दी है और अभिषेक जीजा जी हैं, उनके हस्बैंड। दी और जीजा जी आगरा में ही रहते हैं। बस यही मेरी फैमिली है और यही मेरी दुनिया है। और तुम्हारी फैमिली में? पंक्ति ने मुस्कुराकर कहा और फिर वीर से पूछा, मेरी फैमिली में बस माँ है और दादी है, पापा की डेथ हो गई थी। वीर ने कहा, अच्छा, लेकिन लगता नहीं है कि तुम्हारे कंधे पर इतनी जिम्मेदारियां हैं। तो कितने मस्त मौला रहते हो। पंक्ति ने मुस्कुराकर कहा, ये सब मेरी दादी का कमाल है। वो मुझे उदास होने नहीं देती हैं। जब भी ज़िंदगी में सीरियस होने की कोशिश करता हूँ ना, वो मुझे वापस मजाक की तरफ ढकेल लेती हैं। मैं भी अपनी दादी और अपनी माँ से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। मैंने कहा तो पंक्ति मुस्कुरा दी। पंक्ति ने सोच लिया था कि इस बार ये छुट्टी में वो वीर के साथ ही कहीं घूम कर बनाएगी। वो लोग पूरे दिन घूमते हैं, खाते पीते हैं और इधर उधर की बातें करते हैं। अब तो हर दिन पंक्ति और वीर कहीं ना कहीं घूमने जाते हैं। वीर को सुबह से ऑफिस से छुट्टी नहीं मिलती है, इसलिए वो लोग सिर्फ वीकेंड पर ही पूरा दिन घूमते थे। बाकी दिन तो बस शाम में घूमते थे। इसी तरह एक साथ पल गुजारे हुए कब 1.5 महीने पूरे हो गए पता ही नहीं चला। अब तक पंक्ति और वीर दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे, लेकिन दोनों ने एक दूसरे से अभी तक इजहार नहीं किया था। दोनों किसी खास मौके का इंतज़ार कर रहे थे, एक दूसरे को अपनी फीलिंग बताने के लिए, और थोड़ा शर्मा और घबरा भी रहे थे कि कहीं उन दोनों में से कोई एक मना ना कर दे। आज आखिरी दिन था जब वीर और पंक्ति कहीं घूमने गए थे। शाम के 4 बजे थे जब मैंने पंक्ति को उसके घर के बाहर छोड़ा और फिर अपने घर के लिए निकल गया। पंक्ति खुशी खुशी घर गई और घर जाते ही उसने कुछ ऐसा देखा कि उसका चेहरा उतर गया। पंक्ति को देखते ही संजीव जी अपनी जगह से उठे और खुशी खुशी उसके पास आए। ये है मेरी बेटी पंक्ति, संजीव जी ने मुस्कुरा कर कहा तो रागिनी जी भी मुस्कुरा दी। और साथ ही सोफे पर एक बुजुर्ग आदमी, एक औरत और उनका बेटा बैठा था, तो पंक्ति के रिश्ते के लिए आए थे। संजीव जी, आपने तो जितना बताया था आपकी बेटी उससे ज़्यादा खूबसूरत निकली। औरत ने कहा, हाय पंक्ति, मेरा नाम समीर है। सोफे पर बैठे लड़के ने कहा। पंक्ति तो एकदम निशब्द हो गई थी कि ये सब क्या हो रहा है, लेकिन वो सबके सामने कुछ भी नहीं कह सकती थी, इसलिए तो सिर्फ मुस्कुराकर हाय कर दिया था। बैठो पंक्ति, समीर की माँ ने कहा तो पंक्ति बैठ गई। संजीव जी, हमें आपकी बेटी बहुत सुंदर लगी, और आपकी बेटी है तो गुणों की तो चिंता ही नहीं है हमें। आपने उसकी कुंडली दी थी तो मैंने पंडित जी से चेक करवा ली है। 36 में से 32 गुण मिलते हैं दोनों के। अब तो हम जल्दी से पंक्ति को अपने घर की बहू बनाना चाहेंगे, बस आप अपनी मर्जी बता दीजिए, समीर के पिता ने कहा। अरे प्रकाश जी, हमारी पंक्ति तो हाई है आपकी, हमें भी ये रिश्ता मंजूर है। अब आप पंडित जी से कहिए कि जितनी जल्दी हो सके शादी की तारीख निकलवाएं, संजीव जी ने मुस्कुरा कर कहा। इसके बाद रागिनी जी उठी और मुस्कुराकर सबको मिठाई खिलाई। पंक्ति की आंखों से तो जैसे आंसू ही गिरने वाले थे, लेकिन उसने कैसे भी करके खुद को संभाला और कमरे के अंदर चली गई। लगता है पंक्ति शर्मा गई है, ऐसे अचानक ये सब हो रहा है ना, इसलिए बेचारी थोड़ा घबरा गई है, रागिनी जी ने मुस्कुरा कर कहा तो सारे लोग मुस्कुरा दिए। कुछ देर के बाद तीनों लोग चले गए। पंक्ति के समझ में नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। वो यहाँ वहाँ टेंशन में देख रही थी और फिर उसे और रुका नहीं गया और उसकी आंखों से आंसू छलक ही गए। वो बहुत ही ज़्यादा रोने लगी। ऐसा कैसे हो गया? मैं तो वीर से प्यार करती हूँ, तो मैं किसी और से शादी कैसे कर सकती हूँ? लेकिन फिर पता नहीं
कि वीर मुझसे प्यार करता भी है कि नहीं, पता नहीं वो मुझे अपनाएगा या नहीं, और मैं बिना वीर की मर्जी जाने पापा से कुछ भी नहीं कह सकती। क्या करूं मैं? पंक्ति ने रोते हुए कहा। वो अपने फ़ोन में वीर की फ़ोटो देख रही थी और लगातार रोए जा रही थी। कुछ देर बाद उसने खुद को संभाला और फिर अगले दिन ही वीर से मिलकर उसे सारी बात बताने के बारे में सोचा। उसने रात का खाना भी नहीं खाया। संजीव जी और रागिनी जी के पूछने पर उसने कह दिया कि उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। उसकी वो रात कैसे गुजरी है वो तो खुद ही जानती है। रो रो कर उसने अपने पूरे चेहरे को हाल ख़राब कर रखा था। उसे डर था बस इस बात का कि कहीं वीर उसके प्यार को ठुकरा ना दे, क्योंकि वो वीर से बहुत ज़्यादा प्यार करने लगी थी, जितना शायद उसने कभी सोचा भी नहीं था। अगली सुबह 6 बजे ही उसने वीर को कॉल किया। उस वक्त भी सोया ही हुआ था। फ़ोन की वाइब्रेशन की आवाज़ सुनकर वीर की नींद खुली। इतनी सुबह पंक्ति का कॉल देखकर पहले तो वो घबरा गया, फिर उसे याद आया कि पंक्ति तो रोज़ ही इतनी सुबह उठती होगी, स्कूल टीचर जो है। फिर उससे मुस्कुराकर फ़ोन उठाया। क्या बात है मैडम जी, आज इतनी सुबह सुबह हमें याद किया? वीर ने मुस्कुराकर पूछा। वीर, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, जितनी जल्दी हो सके, पंक्ति ने रोने स्वर में कहा। तो वीर घबरा गया। पंक्ति, तुम रो रही हो, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? कोई प्रॉब्लम है? मैं भी आ जाऊँ? क्या घर में सब ठीक है ना? वीर ने हड़बड़ा कर पूछा। मैं अभी तुम्हें कुछ नहीं बता सकती हूँ। तुम 9 बजे मुझे मेरे घर के पास वाले पार्क में मिलो, तो तुम्हें वहीं मिलकर सब कुछ बताऊंगी। पंक्ति ने कहा। ठीक है, मैं तुम्हें मिलता हूँ, वीर ने कहा और फिर जल्दी से उठा और फ्रेश होकर सोफे पर थोड़ा देर बैठा। वीर, आज तुझे ऑफिस नहीं जाना है क्या? रूपा जी ने पूछा। जाना तो है माँ, लेकिन 8 बजे के आसपास निकलूँगा, वीर ने कहा। वीर, तबीयत तो ठीक है ना? तो इतना परेशान क्यों लग रहा है? रूपा जी ने पूछा। मैं ठीक हूँ माँ। दादी कहाँ है? वीर ने पूछा। दादी तो बेटा सुबह सुबह ही मंदिर चली गई है, बस आती होंगी, रूपा जी ने कहा। ठीक है, मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ, बाय, वीर ने कहा और जल्दी से घर से निकला। उसके बाद वो सीधा पंक्ति के घर के पास वाले पार्क में पहुंचा, जहां पंक्ति पहले से ही उसका इंतज़ार कर रही थी, जिसे देखकर वो भी हैरान हो गया था। आज से पहले वीर कभी पंक्ति की ऐसी हालत नहीं देखी थी। पंक्ति का उजला चेहरा रो रो कर लाल हो चुका था। उसकी बड़ी बड़ी आंखें, जिसे वीर कभी खो जाया करता था, वो भी रोने की वजह से लाल हो गए थे। पंक्ति बेहद हताश थी, जैसे कितनी थकी हुई हो, कितनी बार रोई हो, कितनी उदास हो, कितने दर्द में हो। वीर भागकर पंक्ति के पास गया। पंक्ति, क्या हुआ है तुम्हें? कल शाम तक तो तुम अच्छी भली थी, एक रात में ऐसा क्या हो गया है? तुमने अपनी हालत देखी है? वीर ने कहा तो पंक्ति ने रोते हुए उसकी तरफ नज़रें उठाई, लेकिन कुछ नहीं कहा और बस उसका चेहरा देख रही थी। पंक्ति, प्लीज़ बताओ क्या हुआ है, मुझे डर लग रहा है, वीर ने कहा। वीर, मेरे पापा मम्मी ने मेरी शादी तय कर दिया, पंक्ति ने हल्का रोते हुए कहा। तो वीर तो जैसे सदमे में ही चला गया था, क्योंकि वो पंक्ति से बहुत प्यार करने लगा था। शादी? वीर के मुंह से सिर्फ इतना ही निकला। हाँ वीर, मेरी शादी तय हो गई है, लेकिन मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुम्हारे बिना जी नहीं सकती हूँ। वीर, मैं सिर्फ तुम्हारी बनना चाहती हूँ और किसी की नहीं, और अगर मैं तुम्हारी ना हो पाई तो मैं मर जाऊँगी वीर, तुम्हारे बिना नहीं जी सकती हूँ, पंक्ति ने रोते रोते कहा। वीर की तो जैसे एक पल के लिए सांसें ही अटक गई हूँ। उसने एक नज़र पंक्ति के पूरे चेहरे पर देखा। उसने पंक्ति की उस हालत को एक बार फिर से गौर से देखा। पंक्ति, वीर ने पंक्ति की आंखों में देखकर कहा और उसे जोर से गले लगा लिया। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ पंक्ति, लेकिन तुम्हें कभी कह ना सका, क्योंकि मुझे डर था कि कहीं तो मेरा प्यार ठुकरा ना दो। लेकिन आज मैं तुमसे अपने दिल की सारी बातें कहता हूँ। तुम मेरी जान हो पंक्ति। मैंने जब तुम्हें पहली बार देखा था ना, तभी से तुमसे प्यार कर बैठा था और आज तक पागलों की तरह तुमसे प्यार करता हूँ, वीर ने पंक्ति को गले लगाए हुए जोर से कहा और पंक्ति के सीने से गले लगकर जोर जोर से रोने लगी। इसके बाद वीर ने पंक्ति के चेहरे को अपने दोनों हाथों से पकड़ा और उसके आंसू पोंछे। नहीं पंक्ति, मैं तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकता हूँ, प्लीज़ मत रो। मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ ना कि तुम्हारी आंखों से एक भी आंसू गिरता हुआ नहीं देख सकता हूँ। तुम्हें एक भी खरोच आए, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। प्लीज़ चुप हो जाओ। वीर के समझाने के बाद पंक्ति चुप हो गई। लेकिन वीर, मेरी शादी का क्या? पंक्ति ने पूछा। तुम उसकी चिंता मत करो, मैं खुद अंकल आंटी से बात करूँगा। मुझे यकीन है वो समझेंगे, क्योंकि वो भी तो तुम्हारी खुशी चाहते हैं ना। अब तुम चुप हो जाओ और घर जाओ, मैं सब कुछ संभाल लूँगा, ठीक है? वीर ने मुस्कुराकर पंक्ति को समझाया। पंक्ति को समझाकर वीर उसे उसके घर छोड़ देता है और फिर खुद ऑफिस के लिए निकल जाता है और पूरा टाइम बस यही सोच रहा था कि वो कैसे अंकल से जाकर बात करेगा।
घर जाकर पंक्ति अपने कमरे में बैठी थी कि तभी संजीव जी और रागिनी जी उसके कमरे में आए। पंक्ति, तुम ठीक तो हो ना? कल से तुम्हारी तबीयत अभी ठीक नहीं लग रही है, कोई बात है तो बताओ बेटा, रागिनी जी ने पूछा। माँ पापा, मुझे आप लोगों से कुछ बात करनी है, पंक्ति ने कहा। जो भी बात है बिना झिझक के कहो बेटा, संजीव जी ने कहा। पापा, मैं समीर से शादी नहीं कर सकती हूँ, मुझे किसी और से प्यार है और मैं उसी से शादी करना चाहती हूँ पापा, पंक्ति ने कहा। तो कुछ पल के लिए संजीव जी और रागिनी जी हैरान हो गए थे। देखो पंक्ति, हमें तुम्हारे पसंद पर पूरा भरोसा है, तुमने कोई लड़का पसंद किया होगा तो वो बुरा नहीं होगा, लेकिन माँ बाप होने के नाते हमें तुम्हारी बहुत चिंता है, इसलिए हम तुम्हें ऐसे ही नहीं धकेल सकते हैं। अगर वो लड़का और उसका परिवार अच्छा हुआ तो तुम्हारी शादी उसी से होगी, संजय जी ने मुस्कुराकर कहा। तो पंक्ति आकर उनके गले लग गई और रागिनी जी भी मुस्कुरा रही थी। पंक्ति, लेकिन उस लड़के का नाम क्या है और वो करता क्या है? रागिनी जी ने पूछा। उसका नाम वीर सिंह राठौड़ है और वो किसी कंपनी में मैनेजर की जॉब करता है और शायद 1 लाख सैलरी है उसकी, पंक्ति ने कहा। ठीक है बेटा, तुम कल उसे बुला लो, हम उससे मिल लेंगे और अगर अब लड़का पसंद आ गया तो जल्दी उसकी फैमिली से भी मिलकर तुम दोनों के रिश्ते की बात करेंगे, संजीव जी ने पंक्ति के सर पर हाथ फेर कर कहा। तो पंक्ति मुस्कुरा दी। उसके बाद संजीव जी और रागिनी जी उसके कमरे से बाहर निकले और पंक्ति ने सीधे वीर को कॉल किया। वीर, मुझे तुमसे कुछ बताना है, पंक्ति ने कहा। सब कुछ ठीक है ना? बताओ क्या कहना है, वीर ने कहा। वीर, पापा से बात की और वो मान गए हैं, अब तुम्हें मिलने के लिए बुला रहे हैं, पंक्ति खुशी से बताया। और ये सुनकर वीर के चेहरे पर तो अपने आप ही मुस्कान छा गई। क्या सच में? वीर ने खुशी से कहा। हाँ वीर, सही है, मैं आज बहुत खुश हूँ, पंक्ति खुशी से कहा। मैं भी बहुत खुश हूँ पंक्ति, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और बस यही सोच रहा था कि क्या करूँ, कैसे अंकल को हमारे लिए मनाऊँ, लेकिन तुमने सब कुछ आसान कर दिया। थैंक यू सो मच पंक्ति, तुम मेरी ज़िंदगी हो, मेरी जान हो, और अगर तुम मुझसे दूर चली जाती ना तो मैं सच में मर जाता, वीर ने कहा। प्यार तो मैं भी तुमसे बहुत ज़्यादा करती हूँ वीर, और तुम्हारे बिना जी नहीं सकती हूँ, पंक्ति ने मुस्कुरा कर कहा। रूपा जी अपने कमरे में बैठी कुछ कपड़े सरिया कर रख रही थी और कुछ सोच रही थी। तभी शांति जी उनके कमरे में आई और उसके पास बैठी। कल शाम को मुझे जगराता में जाना है, तुझे याद है या नहीं, शांति जी ने कहा। लेकिन रूपा जी ने कोई जवाब नहीं दिया, अपनी ही दुनिया में खोई हुई थी। क्या बात है रूपा, कहाँ खोई है, शांति जी ने रूपा जी के कंधे पर हाथ रखकर कहा। तो फिर वो उनकी तरफ देखी। मम्मी जी, आप कब आई, रूपा जी ने पूछा। जब तू अपने ख्यालों की दुनिया में थी। क्या बात है, तू परेशान लग रही है, सब ठीक तो है ना, शांति जी ने पूछा। हाँ मम्मी जी, सब ठीक है, मैं वीर के बारे में सोच रही थी। आपको नहीं लगता है कि हमें वीर की शादी करा देनी चाहिए, रूपा जी ने मुस्कुराकर कहा। लगता तो मुझे भी है, लेकिन इसके लिए पहले उससे बात करनी पड़ेगी, लड़की देखनी पड़ेगी, तब ना भाई। मुझे भी लगता है कि घर में ना एक बहू को आ ही जाना चाहिए, शांति जी ने मुस्कुराकर कहा। मम्मी जी, मैंने वीर के लिए लड़की देख ली है, लड़की बहुत ही ज़्यादा सुंदर, सुशील, पढ़ी लिखी और बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। आप कहें तो मैं आपको उससे मिलवाती हूँ, वो तो वीर से शादी करने के लिए पागल है। हाँ करे तब ना, रूपा जी ने कहा। अच्छा, क्या नाम है उस लड़की का, शांति जी ने पूछा। उसका नाम कोमल है, रूपा जी ने कहा। तू हमारी पड़ोस कोमल की तो बात नहीं कर रही है, शांति जी ने कहा। हाँ मम्मी जी, मैं उसी की बात कर रही हूँ, रूपा जी ने मुस्कुराकर कहा। हाँ रूपा, वो तो मुझे भी अच्छी लगती है, लेकिन उसके परिवार से और वीर से बात तो करनी पड़ेगी ना, शांति जी ने कहा। मैंने कोमल और उसके परिवार से शादी के लिए बात कर लिया है, वो लोग तो पागल हैं कि कैसे भी वीर से कोमल की शादी हो जाए, लेकिन ये वीर है कि किसी को घास ही नहीं डालता है, रूपा जी ने कहा। ठीक है, आज जब भी ऑफिस से आएगा तो हम उससे शादी की बात करेंगे और कोमल के बारे में भी बोलेंगे, शांति जी ने कहा। कि तभी वीर की गाड़ी की आवाज़ आई। लगता है वीर आ गया है, लेकिन इतनी जल्दी, रूपा जी ने कहा। और फिर शांति जी हाल में आई, वीर भी अंदर आया। माँ, दादी, मुझे आप लोगों से कुछ बात करनी है, वीर ने कहा। वीर, हमें भी तुमसे कुछ बात करनी है, रूपा जी ने कहा। मुझसे क्या बात है, वीर ने पूछा। हम सोच रहे थे कि तुझे शादी कर लेनी चाहिए, शांति जी ने कहा। माँ, दादी, मुझे भी आप लोगों से इसी बारे में बात करनी है, वीर ने कहा। क्या क्या बात करनी है, रूपा जी ने पूछा। वो
मैं शादी करूँगा, वीर ने कहा। सच? रूपा जी और शांति जी खुशी से एक साथ चिल्लाई। वीर, तू जानता नहीं है मैं कितनी खुश हूँ ये सुनकर। मैंने तो तेरे लिए लड़की भी ढूंढ लिया है और तेरी शादी उसी से होगी बस। रूपा जी ने खुशी से कहा। माँ, मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ और उसी से शादी करना चाहता हूँ, वीर ने कहा। क्या प्यार? रूपा जी ने आश्चर्य होकर कहा। अरे तो क्या बुराई है, बहू तो लानी ही है ना। अब वीर के पसंद की रहेगी तो और अच्छा है, शांति जी ने कहा। मुझे कोमल बहुत ज़्यादा पसंद थी और ये आजकल की प्यार वार वाली लड़कियाँ ये कब धोखा देकर चली जाए कोई ठीक नहीं है, रूपा जी ने कहा। नहीं माँ, पंक्ति ऐसी नहीं है, मुझे उस पर पूरा भरोसा है। वह ऐसा नहीं कर सकती, वो मुझसे बहुत प्यार करती है, वीर ने कहा। और तुझे मेरी पसंद पर भरोसा नहीं है? वीर, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि तू जिस लड़की से प्यार करता है वो बुरी है या ख़राब है, लेकिन मैंने जो तेरे लिए लड़की ढूंढी है वो लाखों में एक है बेटा, रूपा जी ने कहा। मैं जानता हूँ आप मेरे लिए कभी बुरा नहीं सोचेंगी और आप मेरे लिए सबसे अच्छी लड़की ढूंढेंगी, लेकिन अगर आप पंक्ति से मिलेंगी ना तो आपको पता चलेगा कि उससे ज़्यादा अच्छा प्यारा कोई नहीं है, वीर ने कहा। ठीक है वीर, जब तूने सोच ही लिया है कि तू अपने पसंद की लड़की से शादी करना चाहता है तो इसमें मैं क्या बोल सकती हूँ, रूपा जी ने कहा और अपने कमरे में चली गई। माँ, वीर पीछे से चिल्लाया, लेकिन रूपा जी ने कोई जवाब नहीं दिया और वहाँ से चली गई। वीर, तू चिंता मत कर, रूपा तुझसे बहुत प्यार करती है, बहुत जल्द ही मान जाएगी, बस तू एक बार उसे उस लड़की से मिला दे, शांति जी ने मुस्कुरा कर कहा। दादी, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और वो भी मुझसे बहुत प्यार करती है और हम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं जी सकते हैं, वीर ने कहा। क्या नाम बताया तूने उस लड़की का? शांति जी ने पूछा। उसका नाम पंक्ति है, पंक्ति शर्मा, वीर ने कहा। तू चिंता मत कर, रूपा से मैं बात करूंगी, शांति जी ने मुस्कुरा कर कहा और फिर रूपा जी के कमरे में चली गई। अगले दिन वीर पंक्ति के घर जाता है और अपने संस्कार और अपने प्यार की वजह से संजीव जी और रागिनी जी को इम्प्रेस भी कर देता है। बेटा, हमारी तरफ से रिश्ता मंजूर है, लेकिन हम तुम्हारे परिवार से एक बार मिलना चाहेंगे, संजीव जी ने कहा। ठीक है अंकल, मैं अपनी फैमिली को लेकर कल आऊँगा, वीर ने मुस्कुरा कर कहा। कुछ देर के बाद फिर अपने घर चला गया। माँ, अभी भी मुझसे नाराज़ है? वीर ने पूछा। मैं क्यों नाराज़ रहूँगी और मेरे नाराज़ रहने ना रहने से किसी को क्या फ़र्क पड़ता है, रूपा जी ने कहा। माँ, मेरी खुशी पंक्ति में ही है और अगर मैंने किसी और लड़की से शादी की तो मैं ज़िंदगी भर खुश नहीं रह पाऊँगा। आप एक बार कल पंक्ति और उसकी फैमिली से मिल तो लें, उसके बाद अगर आपको लगे कि वो मेरे लिए सही नहीं है या ये रिश्ता सही नहीं है तो मैं उससे शादी नहीं करूँगा, वीर ने कहा। ठीक है, अभी मैं सो रही हूँ और उसकी फैमिली से कल मिलूंगी, रूपा जी ने कहा तो वीर खुशी से उनके गले लग गया। अगले दिन रूपा जी, शांति जी और वीर पंक्ति के घर जाते हैं और शांति जी को तो पंक्ति एक नज़र में ही पसंद आ गई थी। उसके गुण, संस्कार और खूबसूरती देखकर तो किसी को पसंद आ गई थी। पसंद तो वो रूपा जी को भी बहुत आई थी, लेकिन वो बोलने में हिचकिचा रही थी क्योंकि कल उन्होंने वीर को चैलेंज कर दिया था कि उनकी पसंद वीर की पसंद से ज़्यादा अच्छी है और रूपा जी बहुत ही ज़्यादा स्वाभिमानी औरत थी। संजीव जी, रागिनी जी, हमें आपकी पंक्ति बहुत पसंद आई है और मैं चाहूँगी कि जल्द से जल्द उसे अपने घर की बहू बना लूँ, शांति जी ने मुस्कुरा कर कहा। हमें भी वीर बहुत पसंद आया और हम भी यही चाहते हैं, रागिनी जी ने मुस्कुरा कर कहा। रूपा जी, आपको कोई परेशानी है क्या? अगर ऐसा कुछ है तो आप बेझिझक बता सकती हैं, संजीव जी ने कहा। माँ, क्या आपको पंक्ति पसंद नहीं आई? वीर ने बड़ी उम्मीद से रूपा जी की आंखों में देखकर कहा। रूपा जी कैसी भी हूँ लेकिन वीर से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी और वीर के लिए सब कुछ सबसे अच्छा ही करना चाहती थी। फिलहाल उन्हें भी लग रहा था कि वीर के लिए सबसे बेस्ट लड़की पंक्ति ही होगी। नहीं संजीव जी, मुझे कोई परेशानी नहीं है। मैं तो सोच रही थी कि पंडित जी को फ़ोन करके बुला लूं और वो दोनों बच्चों की कुंडलियां देख लें और शादी की जल्द से जल्द कोई तारीख निकलवा दें, रूपा जी ने मुस्कुरा कर कहा तो वीर और शांति जी के चेहरे पर तो जैसे खुशी के फूल ही खिल गए थे। जी ज़रूर ज़रूर, संजीव जी ने मुस्कुरा कर कहा तो रूपा जी ने फ़ोन करके पंडित जी को बुला लिया। कुछ ही देर में पंडित जी भी आ गए और उन्होंने उन दोनों की कुंडली देख ली और उसके बाद शादी के लिए सबसे अच्छा तारीख ढूंढने लगे। देखिए, फ़िलहाल तो शादी कहीं सीजन चल रहा है तो आप अगले हफ्ते 10 दिनों में कभी भी शादी करेंगे तो अच्छा ही रहेगा, लेकिन मेरे हिसाब से सबसे सर्वोत्तम जो दिन है वो 27 अप्रैल का है। 27 अप्रैल, लेकिन आज तो 20 अप्रैल ही है, यानी कि सिर्फ 7 दिन बाद, रूपा जी ने कहा। अगर संजीव जी और रागिनी जी को कोई ऐतराज़ ना हो तो मैं 27 अप्रैल की तारीख के लिए तैयार हूँ,
शांति जी ने मुस्कुराकर कहा। जी नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, शादी 27 अप्रैल को ही होगी, संजू जी ने मुस्कुराकर कहा। क्यों ना हम 23 अप्रैल को बच्चों की एंगेजमेंट कर लें, वक्त बहुत कम है तो इसी बीच में ही करना पड़ेगा, रूपा जी ने कहा। हाँ क्यों नहीं, रागिनी जी ने हंसकर कहा। उसके बाद उन्होंने सबका मुंह मीठा करवाया और सारे लोग बहुत ही ज़्यादा खुश थे। कुछ देर वहाँ ठहरने के बाद रूपा जी, वीर और शांति जी घर वापस आ गए। क्यों रूपा, है ना हमारी पंक्ति उस कोमल से बेहतर, शांति जी ने मुस्कुराकर पूछा। जी मम्मी जी, मानना पड़ेगा इस बार वीर ने मुझे हरा ही दिया। पंक्ति को तो मैं देखती रह गई, इतनी प्यारी, इतनी खूबसूरत और इतनी संस्कारी और गुड़ी लड़की तो मैंने पहली बार देखी थी। सच हम बहुत किस्मत वाले हैं कि हमें पंक्ति जैसी बहू मिलने वाली है, रूपा जी ने खुशी से कहा। थैंक यू माँ, मेरी पंक्ति को पसंद करने के लिए, वीर ने कहा। तेरी पंक्ति है ही ऐसी कि उसे कोई नापसंद कर ही नहीं सकता है। बस अब मैं यही चाहती हूँ कि तुम और पंक्ति एकदम खुशी से अपना जीवन व्यतीत करो, रूपा जी ने वीर के सर पर हाथ रखकर कहा। दोनों घरों में जोरों शोरों से शादी की तैयारियां चल रही थी। सारी तैयारियां होते हुए वक्त का पता ही नहीं चला और इंगेजमेंट का दिन भी आ गया। बहुत ही धूमधाम से उन दोनों की इंगेजमेंट पूरी की गई। एक बात बताऊं पंक्ति, तुम आज कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत लग रही हो। सोचो, तुम अपने एंगेजमेंट में इतनी सुंदर लग रही हो तो दुल्हन बनकर कैसी लगोगी, वीर ने मुस्कुराकर पंक्ति को कहा। अच्छा, फ्लर्ट कर रहे हो मेरे साथ, पंक्ति ने हंसकर कहा। अरे आधी बीवी बन चुकी हो मेरी और 3 दिन बाद पूरी बीवी बन जाओगी, अब तो हक बनता है मेरा तुम्हारे साथ फ्लर्ट करने का, वीर ने हंसकर कहा तो पंक्ति को भी हंसी आ गई। सारे लोग बहुत ही ज़्यादा खुश थे। सारी रस्में पूरी करने के बाद आखिरकार पंक्ति सोने गई कि तभी उसका फ़ोन बजा। हेलो, फ़ोन उठाकर पंक्ति ने कहा। क्या हो रहा है मेरी जान, वीर ने कहा। अभी से इतना प्यार, शादी के बाद भी ऐसा ही रहेगा ना या फिर तुम बदल जाओगे, पंक्ति ने पूछा। अरे बदलने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता है, इतना प्यार जो करता हूँ मैं तुमसे, मैं हमेशा सिर्फ तुम्हारा बन के रहूँगा, सिर्फ तुमसे प्यार करूँगा, तुम जो कहोगी वही सच मान लूँगा, तुम्हारी हर जिम्मेदारी उठाऊँगा, हर कदम पर तुम्हारा साथ निभाऊँगा, मेरे दिल में मुझ पर सिर्फ तुम्हारा हक रहेगा, वीर ने प्यार भरे अंदाज में कहा तो पंक्ति की आंखें नम हो गई। इतना प्यार करते हो मुझसे, पंक्ति ने नम आंखों के साथ पूछा। इससे भी ज़्यादा, जितना तुम सोच ही नहीं सकती हो उससे भी ज़्यादा, वीर ने मुस्कुराकर कहा। उस रात उन्होंने पूरी रात बात की। दोनों की बात ही नहीं ख़त्म हो रही थी और दोनों को एक दूसरे से बिना बात किए रहा भी नहीं जा रहा था। अगले दिन हल्दी का फंक्शन था, फिर संगीत और मेहंदी के फंक्शन होते होते शादी का दिन भी आ गया, पता ही नहीं चला। पूरी रस्मों रिवाजों के साथ अग्नि को साक्षी मानकर वीर और पंक्ति एक दूसरे के बंधन में बंध गए और पूरी दुनिया के सामने अब वो पति पत्नी बन चुके थे। अपने माता पिता से बधाई लेकर पंक्ति वीर के घर पहुंची, जहां बहुत ही ज़्यादा आदर सत्कार के साथ उसका स्वागत किया जाता है। घर आने के बाद भी करीब 1 घंटे तक तो रस्में ही चल रही थी। उसके बाद पंक्ति वीर के कमरे में आकर बैठती है और अपनी ज्वेलरी को खोलने लगती है। तभी वीर वहां आता है। आखिरकार तुम पंक्ति वीर सिंह राठौर बन ही गई, वीर ने मुस्कुराकर पंक्ति को देखकर कहा। क्यों, तुम नहीं चाहते थे कि मैं इस नाम को हासिल कर सकूं, पंक्ति ने हंसकर पूछा। मैं तो हमेशा से तुम्हें अपना बनाना चाहता था और देखो वो दिन भी आ गया, आखिरकार तुम मेरी बन गई, वीर मुस्कुराते हुए पंक्ति के करीब आकर कहा तो पंक्ति उसके गले लग गई। आई लव यू वीर, प्लीज़ मुझसे हमेशा इतना ही प्यार करना, बस अब तुम्हारे बिना एक पल नहीं जी सकती हूँ, पंक्ति ने वीर के सीने पर अपना सर रखकर कहा। मैं भी तो तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ ना पंक्ति, इतना प्यार जो करवा लिया तुमने मुझे खुद से, अब ये दिल तुम्हारे अलावा किसी और के बारे में सोचता ही नहीं है, वीर पंक्ति को अपनी बाहों में भरते हुए कहा। पता है, मुझे नहीं लगा था कि हमारी शादी इतनी आसानी से हो जाएगी, मुझे तो पता ही नहीं चला कि कब मुझे तुमसे प्यार हो गया और कब हमारी शादी भी हो गई, पंक्ति ने मुस्कुराकर कहा। पता तो मुझे भी नहीं चला कि हमारी शादी हो चुकी है और अभी हमारी सुहाग रात है ना, वीर ने मजाकिया अंदाज में पूछा तो पंक्ति शर्मा गई। हाँ, तो शादी के बाद तो सुहागरात होती है, इसमें कौन सी इतनी बताने वाली बात है, पंक्ति ने कहा। बताने वाली बात ये नहीं है कि आज सुहागरात है, बताने वाली बात तो ये है कि सुहागरात में होता क्या है, वीर ने मुस्कुराकर कहा। फिर तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज़्यादा बेशर्म हो गए हो, पंक्ति ने कहा। अब अपनी बीवी के सामने बेशर्म नहीं होगा तो किसके सामने होगा, पड़ोसी के सामने, वीर ने मजाक में पूछा। क्या अब तुम ऐसे बोलोगे, मुझे ना तुमसे बातें ही नहीं करनी है,
पंक्ति ने कहा और वीर की तरफ पीट करके खड़ी हो गई। तभी उसे पीछे से जोर से गले लगा लिया। आई एम सॉरी मेरी जान, आई लव यू, वीर ने मुस्कुरा कर कहा तो पंक्ति भी मुस्कुरा दी और उसके बाद आगे मुड़कर फिर से वीर के गले लग गई। अगली सुबह हमेशा की तरह पंक्ति सुबह जल्दी ही उठ गई थी। नहा धोकर पंक्ति बाथरूम से बाहर आई तो वीर तो उसे देखता ही रह गया। पिंक कलर की प्लाजो कुर्ती और दुपट्टे के साथ लंबे खुले बाल, गले में वीर के नाम का मंगलसूत्र और मांग में सिंदूर और हाथ में मेहंदी के साथ पूरा हाथ चूड़ा से भरा हुआ पंक्ति बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही थी। पता है पंक्ति, मुझे ऐसा लगता है ना कि तुम ना दिन ब दिन और ज़्यादा खूबसूरत होती जा रही हो, वीर ने मुस्कुरा कर कहा। अच्छा, और पता है मुझे क्या लगता है कि तुम दिन ब दिन और ज़्यादा फ्लर्ट करने लगे हो। अब तो बीवी बन गई हूँ मैं तुम्हारी, अब तो बंद कर दो ये सब। चलो जल्दी उठो, फ्रेश होकर नीचे आ जाओ, मैं जा रही हूँ नाश्ता बनाने, पंक्ति ने कहा। अच्छा, शादी से पहले मैंने कब फ्लर्ट किया तुम्हारे साथ, वीर ने पूछा। मेरे प्यारे पतिदेव, प्लीज़ फ्रेश हो जाइए, मैं नीचे जा रही हूँ, देरी करोगे ना तो खुद काम पर लेट हो जाओगे, पंक्ति ने मुस्कुरा कर कहा और फिर नीचे चली गई और डायरेक्ट किचन में जाकर सबके लिए नाश्ता बनाने लगी। खाने की खुशबू सूंघकर रूपा जी और शांति जी किचन में आईं। उस वक्त सुबह के 7:30 बज रहे थे। अरे वाह, आज तो किचन से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, क्या पका रही हो बेटा, रूपा जी ने मुस्कुराकर पूछा। मम्मी जी कुछ खास नहीं, बस नाश्ता बना रही थी, आलू के पराठे बनाए हैं और टमाटर की चटनी और गाजर का हलवा भी बनाया है, पंक्ति ने मुस्कुराकर कहा। अरे वाह, आज तो सारा खाना वीर के पसंद का बना है, रूपा जी ने कहा। अरे रूपा, मैं तो कहती थी कि ऐसी बहू लाऊंगी ना कि पूरी दुनिया देखेगी, पंक्ति आज शाम को ही तेरी मुंह दिखाई है। अरे सबको तो पता चले कि शांति देवी अपने पोते के लिए कितनी सुंदर और कितनी गुणी लड़की लेकर आई है। देख, सालों पहले जब मैंने अपनी बेटी की शादी की थी ना, तो रूपा को देखकर भी सारे लोग चौंक गए थे। इतनी सुंदर और इतनी गुणी लड़की कहाँ से लाई है शांति देवी ने। और देख, आज दोबारा मैं सबको चौंका दूंगी कि मैंने इतनी सुंदर सुंदर बहुओं को अपने बेटे और पोते के लिए इस घर में लाई हूँ, शांति जी ने खुशी से कहा। पंक्ति और रूपा जी हंसती। कुछ ही देर में नाश्ता टेबल पर लग गया, सारे लोग बहुत ही खुश थे। तभी वीर भी वहाँ आया और आकर अपनी कुर्सी पर बैठ गया। बड़ी जोरों की भूख लगी है माँ, खाने में क्या बना है, वीर ने पूछा। अरे शादी हो गई है तेरी, अभी भी माँ से पूछेगा, अपनी बीवी से पूछ, शांति जी ने मुस्कुराकर कहा। उसके बाद पंक्ति ने वीर को खाना परोसा। इसे देखकर वीर तो खुश ही हो गया था। उसके बाद पंक्ति ने एक एक करके सबको खाना परोसा और रूपा जी के कहने पर खुद भी खाने बैठ गई। पहला निवाला लेते ही सबके होठों पर तो जैसे खुशी ही छा गई थी। लगा जैसे सब अंतरात्मा से प्रसन्न हो गए थे वो निवाला खाकर। वाह पंक्ति, आज तक तो मुझे रूपा के हाथ के आलू के पराठे सबसे अच्छे लगते थे, लेकिन तूने तो उसको भी टक्कर दे दिया है आज, शांति जी ने खुशी से कहा। टक्कर नहीं मम्मी जी, इसने तो मुझे मात दे दी है। मैंने आज तक इतने अच्छे आलू के पराठे और इतनी टेस्टी गाजर का हलवा कभी नहीं खाया। जीती रहो बेटा, रूपा जी ने खुशी से कहा। वाकई पंक्ति, खाना बहुत टेस्टी है और ये तो मेरा फेवरेट खाना है, तो मुझे तो 100 गुना ठीक ही लग रहा है, वीर ने खुशी से कहा। बेटी, नाश्ता करने के बाद मेरे कमरे में आकर मुझसे नेक जरूर ले लेना। पहली रसोई थी आज तेरी और तूने हम सबको खुश कर दिया, तो आशीर्वाद के तौर पर नेक तो बनता है ना, शांति जी ने खुशी से कहा। हाँ पंक्ति, मैं भी तुझे नेक दूंगी खाना खाने के बाद, क्योंकि फ़िलहाल मुझसे तो रुका ही नहीं जा रहा है, इतना टेस्टी खाना है, रूपा जी ने खुशी से कहा। सबने मन भरकर और पेट भरकर नाश्ता किया और उसके बाद वीर अपने ऑफिस के लिए निकल गया। साथ ही शांति जी और रूपा जी ने पंक्ति को नेक भी दिया। शाम को पंक्ति की मुंह दिखाई का फंक्शन था। आसपास के सारे लोग आए हुए थे और रिश्तेदार भी। सभी एक दूसरे से बातें कर रहे थे और इधर उधर देखकर पंक्ति का इंतज़ार कर रहे थे। रूपा जी पंक्ति के कमरे से उसको लेकर आई। पीले कलर की हैवी बनारसी साड़ी और गहने पहनी हुई पंक्ति घूंघट लेकर आई और फिर घर में ही सजाए हुए एक सोफे पर आकर बैठ गई। सारी औरतें आती और पंक्ति का घूंघट उठाकर उसका चेहरा देखती और उसके हाथ में कोई गिफ्ट या नेक रखकर चली जाती। सबके मुंह पर बस एक ही बात थी, रूपा जी ने तो बहू के नाम पर हूर की परी को ले आई हैं। रूपा जी, शांति जी, आपका वीर तो एकदम अपनी टक्कर की बहू लाया है। जितना हैंडसम वीर खुद है उतनी ही खूबसूरत बीवी लेकर आया, एक औरत ने कहा। जी शुक्रिया, रूपा जी ने मुस्कुराकर कहा।
उन दोनों की जोड़ी तो एकदम राम सीता की लगती है, शांति जी ने खुशी से कहा। सारे लोग बहुत ही ज़्यादा खुश थे और कुछ लोगों को जलन भी थी कि कैसे इन लोगों को ऐसी बहू मिल गई। कुछ देर बाद फंक्शन ख़त्म हुआ और रात के 8 बज रहे थे जब वीर घर आया। अरे वीर, आ गए तुम? चलो मुंह हाथ धोकर आ जाओ, मैं खाना लगाती हूँ, पंक्ति ने कहा। हाँ मेरी प्यारी बीबी, अभी आया, वीर ने मुस्कुराकर कहा और फिर अपना लैपटॉप बैग टेबल पर रखा और वॉशरूम में चला गया। पंक्ति भी नीचे गई और खाना लगाने लगी और रूपा जी भी उसकी मदद करने लगी। कुछ ही देर में वीर और शांति जी आ गए और सारे लोग बैठकर खाना खाने लगे। पंक्ति, कल तुम्हें मेरे साथ एक पार्टी में जाना है, वीर ने कहा। कौन सी पार्टी में? पंक्ति ने पूछा। वो हमारे बॉस 2 दिन पहले रिटायर हुए हैं एंड उनकी बेटी अब कंपनी की नई बॉस बनेगी, तो उन्हीं की वेलकम में कल ऑफिस में एक छोटी सी पार्टी है जिसमें अपनी वाइफ के साथ आना है सभी को, तो तुम भी प्लीज़ चलना, वीर ने कहा। हाँ पंक्ति, चली जाना बेटा, रूपा जी ने मुस्कुराकर कहा। ठीक है मम्मी जी, पंक्ति ने कहा। अगले दिन शाम के 6 बज रहे थे जब वीर पंक्ति के पास आया। पंक्ति, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? हमें आधे घंटे में निकलना है, वीर ने कहा। हाँ बस जा रही हूँ, वो कुछ काम कर रही थी, पंक्ति ने कहा। हाय मेरी प्यारी सी बीबी, इतना काम मत किया करो, तबीयत खराब हो गई तो मेरी तो दुनिया ही रुक जाएगी, वीर ने मुस्कुराकर कहा। अच्छा, ज़्यादा प्यार नहीं आ रहा है तुम्हें? पंक्ति ने मुस्कुराकर कहा। तुम पर तो हर पल प्यार आता है जान, जो बन गई हो तुम मेरी, वीर ने कहा। फिर पंक्ति वीर के सीने से लग गई। मैं तैयार होकर आती हूँ, पंक्ति ने कहा और फिर अपने कमरे में चली गई। वीर भी साथ में गया। पंक्ति वॉशरूम में तैयार होने चली गई और वीर वहीं बाहर रूम में ही कपड़े बदलने लगा। कुछ ही देर में पंक्ति पूरी तरह से तैयार होकर आई तो वीर तो उसे देखकर जैसे पागल हो ही गया था। ब्लैक कलर की जॉर्जेट की प्लेन साड़ी जिसमें गोल्डन सीक्वेंट बॉर्डर और गोल्डन स्लीवलेस ब्लाउज पहना था, खुले लंबे बाल और साथ में कान में गोल्डन ईयरिंग और फेस पर हल्का सा मेकअप और रेड लिपस्टिक। भला की खूबसूरत लग रही थी पंक्ति आज तो। अरे वाह, आज तो पार्टी में सबकी नज़र तुम पर ही रहेगी मेरी जान, वीर ने मुस्कुराकर कहा तो पंक्ति शर्मा गई। थोड़ी देर बाद वो दोनों पार्टी में पहुंचे। सच में सारे लोग की नज़र वीर और पंक्ति पर ही थी। उन दोनों की खूबसूरती और जोड़ी को देखकर तो सब हैरान ही थे। फिर सारे लोग एक एक करके पंक्ति से मिले, वीर को बधाई दी और सब पार्टी का मज़ा उठा रहे थे। तभी स्टेज पर से एक आदमी ने माइक लेकर बोलना शुरू किया। मैं आई हैव योर अटेंशन लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अब मैं आप लोगों के सामने स्वागत करता हूँ हमारी कंपनी की नई बॉस आर्या रंधावा का। उस आदमी ने कहा तो पूरे पार्टी में तालियों की गूंज आने लगी। आर्या रंधावा के नाम तो वीर ने अपने मन में इतना ही कहा कि तभी वो लड़की सामने स्टेज पर आकर खड़ी हुई। 5 फुट 4 इंच की हाइट होगी। उसकी सामान्य नाक नक्शा, गहरा गेहुआ रंग और चेहरे पर गोल्डन कलर की सीक्वेंस वाले शॉर्ट ड्रेस और ब्लैक पेंसिल हील सैंडल पहनी थी और कंधे से हल्का नीचे हुए खुले और स्ट्रेट बाल में थी। यही थी आर्या रंधावा, वीर की ऑफिस की नई बॉस। आर्या को देखकर वीर तो एकदम चौंक ही गया था। आर्या? वीर के मुंह से बस इतना ही निकला था। कौन थी आर्या जिसे देखकर वीर इतना हैरान था? क्या वीर उसे पहले से जानता था? और कौन सा तूफान लेकर आने वाली है यह आर्या वीर और पंक्ति की ज़िंदगी में? जानने के लिए सुनना चाहते हैं तो कमेंट में यस ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू।